कहता हूँ कहता अपना क्या क्या बेहतर ऋषि कितनी दी थी उन्हें? 5 और 6 कल ही सब लोगों ने बन गए थे क्या? चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी आओ। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक 3D का स्फीयर। वश करेगा। ठीक है। तो स्फीयर बहुत हद तक सर्कल की तरह ही है। अगर सर्कल के अगर लॉजिक्स तुम्हें अगर आते हैं तो स्फीयर के लॉजिक्स बहुत ही सिंपल लगेंगे। चलो समझ जाओ। तो थोड़ा सा वो आवाज कम कर दोगे? हाँ तार लगा है नीचे। इस पे तार लगा है उस पर हल्का सा। बहुत ज्यादा मत करना। हेलो हेलो बस। हेलो हेलो। आ रही आवाज ना? ठीक ना? स्पीयर विथ सेंटर 0 0 0 एंड रेडियस कितना आर। इसकी इक्वेशन तुम्हारी आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। सेम टू सेम जैसे सर्कल में होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है कौन सा अपना जेड स्क्वायर का। बोलो है ना? सिमिलरली स्पीयर विथ सेंटर अल्फा बीटा गामा स्पीयर विथ सेंटर अल्फा बीटा गामा एंड रेडियस कितना आर। कितना आएगा एक्स माइनस अल्फा का कितना होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का कितना होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। इतना होगा ना? बोलो। स्पीयर विथ डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स स्पीयर विथ डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 एंड x2 y2 और कितना z2। स्पीयर विथ डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स विथ दीस टू पॉइंट्स। याद है सर्कल विथ डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन होते तो क्या करते थे? x माइनस x1 x माइनस का x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस का y2। तो स्पीयर में क्या होना चाहिए बताओ? x माइनस x1 इंटू x माइनस का x2 प्लस y माइनस y1 इंटू कितना y माइनस का y2 प्लस z माइनस का कितना z1 इंटू कितना z माइनस का z2 प्लस सॉरी दिस इक्वल टू कितना 0। अगर स्पीयर के या सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन होते थे तो हम लोग सर्कल की इक्वेशन कैसे निकाल देते? डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? पूछो। अगला जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्पीयर क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का कितना 2fy प्लस का 2hz प्लस c इक्वल टू कितना 0। जनरल इक्वेशन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू कितना 0। सेंटर कितना होगा? सेंटर कितना होगा माइनस जी माइनस एफ माइनस एच। रेडियस कितना होगा अंडर रूट ऑफ कितना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का कितना सी। चलो कोई दिक्कत नहीं। आया तो आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना? आगे चले।
जैसे कि मान लो, ठीक है, ये होता, अब मान लो दो स्पीयर अगर होते, वो हो जाता, चलो अगले लिखना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्पीयर्स, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्पीयर, पहला फॉर्म, मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना, के, मॉड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना, के, जो ये एक स्पीयर बनेगा, तो जो मॉड ऑफ आर क्या है, एक आर्बिट्रेरी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जरा सोचो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का मॉड कितना था बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का कितना, जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, के, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना, के स्क्वायर, तो इस पेयर ही बनेगा। वैसे तुम्हें इस चीज को फील करना आना चाहिए, इसको मैं ऐसे करूंगा, आर वेक्टर माइनस का जीरो वेक्टर का मॉड इक्वल टू कितना, के, मीन्स इसको ऐसे फील करो, किसी भी एक, ठीक है, किसी भी वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस, किसी वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 इज कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, क्योंकि आर वेक्टर माइनस जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, जो एक वेरिएबल पॉइंट और 0,0,0 को कनेक्ट करे, और उसका मॉड मतलब उसका डिस्टेंस, को फील करना कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत कम आने वाला है। अगर मान लो ये एक वेरिएबल पॉइंट है कितना, आर, ये कौन सा पॉइंट है, 0,0, कितना, 0, तो आर माइनस जीरो वेक्टर सोचो और कुछ नहीं, ये वाला वेक्टर था जो इस वेरिएबल पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करे, और इस वेक्टर का जो मॉड है मतलब लेंथ है वो हमेशा कितना होना चाहिए, की होना चाहिए, तब ये पॉइंट कहां कहां मूव कर सकता है, जो पूरे एक स्फीयर में मूव कर सकता था, उन सारे वेरिएबल पॉइंट्स का लोकस जिसका 0,0,0 से डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये मान लो ओरिजिन होता, वो सारे पॉइंट्स का लोकस जिसका इस पॉइंट से डिस्टेंस इस लेंथ के बराबर है, तो यहां भी होता, 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 पूरा एक स्फीयर फॉर्म होता लोकस में। ऐसे में सच में तो आया नहीं यार, क्या, ये क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमेशा कैसा है, कांस्टेंट है, आ गया। तो शायद सोच पाओ ये भी एक्सपीरियर देगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू कितना, के, सोचो ये भी एक्सपीरियर देता, क्या लिखा है, तो कैसे फील करोगे, कैसे पढ़ोगे, एक वेरिएबल पॉइंट का, तो क्या ना, ये भी एक पॉइंट ही तो है, कि किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ना, तो एक वेरिएबल पॉइंट का किसी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा है, कांस्टेंट, और वो फिक्स पॉइंट कौन सा है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, फिक्स पॉइंट कौन सा जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ए वेक्टर, ये वो सारे वेरिएबल पॉइंट्स हो गए आर जिसका ए से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा है, कांस्टेंट, मैंने क्या लिखा है, एक वेरिएबल पॉइंट का, ठीक है ना, ए पोजीशन वेक्टर से, ए पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस हमेशा कैसा है, कांस्टेंट, क्या कैसा है तुम्हारा, कांस्टेंट, तो आया नहीं यहाँ।
पक्का क्या ना? और देखें, लो अगली ना, आर स्क्वायर माइनस 2 a डॉट आर प्लस सी इक्वल टू 0। एक और फॉर्म होता है स्पीयर का कुछ ऐसा, आर वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट आर प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 2 a डॉट आर प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर स्क्वायर मतलब कितना? मॉड आर का होल स्क्वायर, मॉड आर का होल स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आता, देखो ए वेक्टर कुछ फिक्स वेक्टर है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, और ये क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो दोनों का डॉट लोगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 a1x माइनस का 2 a2y माइनस का 2 a3z प्लस सी इक्वल टू कितना? 0। तो सोचो एक स्पेयर की इक्वेशन ये है, एक स्पेयर की इक्वेशन ये है। इसका सेंटर, जिसका सेंटर कितना है? a1 a2 और a3। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इसका जो सेंटर होगा सीधा क्या होगा? ए वेक्टर। सेंटर सीधा ए वेक्टर कह सकता हूं। ए वेक्टर क्या आएगा? a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप। तो सीधा जो सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर होगा, सेंटर का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो डायरेक्टली ए वेक्टर कह सकते हैं। तो सेंटर क्या आता? a1 a2 a3 आता। मैं कह रहा हूं सेंटर का पोजीशन वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। नहीं, रेडियस का क्या? रेडियस क्या था? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस का कितना? c। क्या था? रेडियस को क्या लिखते? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ a का कितना? होल स्क्वायर माइनस का कितना? c। तो मॉड ऑफ a कितना होता? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, वही तो बनता। बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? नो? वेक्टर फॉर्म सीखे स्फीयर के? मैंने वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन शायद नहीं बताया ना, बताया कभी क्या? बताया शायद ना। हाँ देखना, देता हूँ। वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है? तो मान लो ये लाइन होता, मान लो ये तुम्हारी लाइन होती, इसके ऊपर एक पॉइंट है कितना? ए वेक्टर। इस पॉइंट है कितना? ए वेक्टर, जिससे वो लाइन पास कर रहा है। मींस इस पॉइंट, सॉरी पॉइंट गिवन है, पॉइंट मतलब क्या गिवन है? इनडायरेक्टली पोजीशन वेक्टर गिवन है। और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर, इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर मान लो कितना दे रखा है? बी वेक्टर। समझ रहा है? तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सब का अगर मुझे लोकस निकालना है तो इन सब पॉइंट्स की क्या कोई रिलेशन बता सकते हैं? तो करना, तो मैं कह रहा हूं अगर तुम इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते, कोई भी एक पॉइंट लेते समझ में आ रहा है? मतलब पोजीशन वेक्टर लेते, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो कितना होता? आर वेक्टर।
और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम्हारा कितना है, ए वेक्टर। तो क्या मैं कह सकता हूं दैट दिस वेक्टर विच इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी कोलिनियर विथ कितना, बी वेक्टर। दिस वेक्टर विल बी कोलिनियर विथ बी वेक्टर। मीन्स इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सोचो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कहा मैंने, कहा इस लाइन के ऊपर तुम कोई पॉइंट ले लो, कोई भी, इसको आर मानते, वेरिएबल पॉइंट, तो आर माइनस ए वेक्टर ऐसा बनता। मैं कह रहा हूं ये जो भी वेक्टर बनता वो पक्का बी वेक्टर के कैसा होता, कोलिनियर। तो आर माइनस ए वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू कितना, लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर के बराबर होगा। इसमें ए वेक्टर क्या बताता है, ए वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू द लाइन, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पासिंग थ्रू द लाइन। और बी वेक्टर क्या बताता है, वेक्टर को क्या बताता है, डायरेक्शन वेक्टर अलोंग लाइन। वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन वेक्टर अलोंग लाइन। इस बार अब तुम्हें किसी भी लाइन की इक्वेशन जरूरी नहीं कि हमेशा सिमेट्रिक फॉर्म में दी हो सकता है उसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हो। तो क्या वेक्टर फॉर्म से हम सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन से क्या हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन में चीजों को कन्वर्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। तो अगर मान लो दिया था आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस का कितना, के वेक्टर। पहले सर मैं एक लाइन की इक्वेशन है, ये एक लाइन की इक्वेशन है, कैसे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट जहां से वो लाइन पास कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन की डायरेक्शन। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है वो, 1,1,0, 1,1, कितना 0 यहां से पास कर रहा है। और डायरेक्शन लाइन की क्या है, 2,0 -1, 2,0 का 1। तो इससे हम लोग इसमें भी जा सकते हैं, नहीं टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था एक मल्टीपल वाला, मल्टीपल में 2 लाइन्स दी थी, उनके मिनिमम डिस्टेंस पूछा था, है ना। क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट जिससे वो लाइन पास कर रहा है। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,1,0, तो 1,1,0 से पास कर रहा है। तो डायरेक्शन क्या है उसकी, 2,0 -1 है। तो सच में क्या, तो बोल दो, ठीक है, अगला लिखना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना बड़ा अच्छा होता है। ये मान लो होता है ईटा वेक्टर। प्लेन की इक्वेशन देने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक नॉर्मल वेक्टर और एक प्लेन के ऊपर एक पॉइंट, ये चाहिए होता है। मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है कितना, ए वेक्टर। अब अगर हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर चाहिए तो तुम्हें इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से अगर मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूं, उसमें से अगर मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूं
लेट्स सपोज दिस इज आर वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस प्लेन। तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे? एक रिलेशन सोचो आर ए और ईटा में, आर ए और ईटा में कुछ रिलेशन सोच पा रहे हो? जो आर माइनस ए वेक्टर, ये जो भी वेक्टर बनता, सोचो मैं कह रहा हूं हमेशा कैसा होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये जो भी वेक्टर बनता वो इस नॉर्मल वेक्टर के तुम्हारा हमेशा कैसा होता, परपेंडिकुलर। क्या मैं लिख सकता हूं दैट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ईटा वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू कितना, 0। वेक्टर इक्वेशन प्लेन कैसे निकलेंगे, आर डॉट ईटा वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ए डॉट ईटा वेक्टर। और ये सोचो क्या होगा, ये तो कुछ कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो आर डॉट ईटा वेक्टर तो कितना, सम k। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ इन वेक्टर फॉर्म। है क्या हुआ? याद रखने तुम्हें सारे फॉर्म है ना? क्या तुम मुझे बता सकते हो ये इस प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा? क्या कोई प्लेन रिप्रेजेंट करेगा भी कि नहीं करेगा? क्या ये कोई प्लेन है कि नहीं है? क्या है? आर एक वेरिएबल वेक्टर डॉट ईटा वेक्टर, तो यही नॉर्मल वेक्टर होगा, इस तरह काम कर रहा होगा नॉर्मल वेक्टर की तरह, बोलो है ना? और समझना ये जो कांस्टेंट है और कुछ नहीं, ये प्लेन का भी कांस्टेंट है। ये देखो आर वेक्टर को मैं क्या मान सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका डॉट इससे ले देते कितना आता बताओ, एक्स प्लस वाई माइनस का कितना जेड, 2 आ रहा है। और सही बात है, अगर प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सोचो 1 1 माइनस 1 है, तो प्लेन की इक्वेशन ऐसी तो बनेगा 1x प्लस 1y माइनस जेड। तो बोल दो, आपसे ध्यान देना, हो सकता है तुम्हें प्लेन की इक्वेशन तुम्हें किस फॉर्म में दे दी जाए, वेक्टर फॉर्म में दे दी जाए। तो देखो कुछ ना समझ में आए तो तुम सीधा आर वेक्टर को एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के मान लिया करो, अपने आप जो भी इक्वेशन आनी होगी आ जाएगी, चाहे स्फीयर में हो, चाहे लाइन में हो, चाहे प्लेन में हो, अगर तुम्हें याद नहीं है तो। सिंपली आर वेक्टर को क्या मान लिया करो, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और उसको सॉल्व कर दिया करो, ऑटोमेटिकली जो भी मिलना होगा तुम्हें मिल जाएगा। तो ये है क्या? हाँ, हम्म, तो ठीक है, ये हमने देखा कि लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। प्लेन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है अपना, आर डॉट ईटा इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। तो आर के साथ जो वेक्टर होता है वही उसका क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, और ये सिंपली तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आगे देखते हैं, टू स्पीयर्स। ठीक है, दो स्पीयर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है? दो स्पीयर्स हो सकते हैं बिल्कुल अपार्ट हो, चलो। तो इसकी, इसका अगर सेंटर अगर मैं मान रहा हूं इवन वेक्टर, इसका अगर सेंटर का पोजीशन वेक्टर अगर मैं मान रहा हूं ए टू वेक्टर,
ठीक है ना। तो जैसे मान लो इस पेयर की इक्वेशन गिवन है r माइनस ए वन वेक्टर का मॉड इक्वल टू कितना b1, और इस वाले स्पेयर की इक्वेशन मान लो गिवन है r माइनस ए टू वेक्टर का मॉड इक्वल टू कितना b2, तो है ना। तो ये कंडीशन कब अराइज होगी, दोनों स्पेयर एक दूसरे को बिल्कुल टच ना करें, दोनों स्पेयर एक दूसरे को बिल्कुल टच ना करें, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आपस से सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस। और अगर ये A1 पोजीशन वेक्टर है, ये A2 पोजीशन वेक्टर है, तो ये वेक्टर कितना होता है बताओ, A2 माइनस का कितना A1 और उसका क्या मॉड, वही तो लेंथ होगा। तो अगर ये दोनों स्पेयर एक दूसरे को बिल्कुल टच या कट ना करे, तो उसके लिए क्या होगा, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ग्रेटर देन कितना R1 प्लस R2, है ना। आना चाहिए A1 माइनस का A2 वेक्टर का मॉड शुड बी ग्रेटर देन कितना R1 प्लस R2, है क्या, है नहीं आया। अगर दोनों स्पेयर्स के सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर दोनों के रेडियस के सम से बड़ा है, क्या अलग कैसे आएगा, क्या रहा, कुछ पा रहे क्या। तो अगर ये लेंथ अगर मान लो 9 होता और ये लेंथ अगर कितना है 3, ये लेंथ कितना है 4, पक्का ऐसे ही तो फिगर बनेगा, तो बोलो। दोनों स्पेयर एक दूसरे को जस्ट टच कब करते, तो जस्ट टच करने के लिए कंडीशन क्या होती, दोनों स्पेयर्स एक दूसरे को जस्ट टच करें, इसके लिए कंडीशन क्या होगी बताओ, दैट A1 माइनस A2 का मॉड मतलब सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू कितना R1 प्लस R2, एग्जैक्टली इक्वल टू कितना R1 प्लस R2, है ना क्या। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती थी, सेंटर टू सेंटर के बीच का कितना डिस्टेंस शुड बी लेसर देन कितना R1 प्लस R2, ध्यान देना ग्रेटर देन कितना R1 माइनस R2, भूल जाते हैं क्योंकि R1 माइनस R2 कौन सा केस होता था, जब ये इंटरनली टच करता था, याद करो सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस इसमें कितना है R1 माइनस का R2, लेंथ R1 है, ये लेंथ कितना R2, तो वही लेंथ ये आएगा, अरे हो इस केस में क्या आता था, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस बराबर आता था किसके R1 माइनस R2 के बता। और अगर अंदर ही होना है तो अंदर ही होना है, इस केस में क्या होगा, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेसर देन R1 माइनस का कितना R2, चलो आया थोड़ा बहुत, हाँ? तो क्या तुम सोच पा रहे हो इस वाले केस में, इस वाले केस में जब दो स्पेयर एक दूसरे को टच कर रहे होंगे एक्सटर्नली, एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा, एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा
तो मैंने एक प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो दोनों को टच करे, क्या मैं इसको नाम दे सकता हूं कॉमन टेंजेंट प्लेन, कॉमन टेंजेंट प्लेन। तो उस पे से अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उन दोनों को टच करने वाला एक प्लेन होगा ना जो उन दोनों पे टेंजेंट हो। क्या हम उसकी इक्वेशन लिखना जानते हैं? जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, जानते हो तुम लोग? कैसे लिखोगे? सर्कल याद करो, सर्कल में याद करो, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते थे? अरे कुछ अच्छा बनता था। हाँ बिल्कुल, याद करो। इसकी इक्वेशन क्या आती थी? S1 माइनस एस टू इक्वल टू कितना? 0। और याद करो इवन जो कॉमन कॉर्ड होता था, जो कॉमन कॉर्ड होता था, इसकी इक्वेशन क्या आती थी? S1 माइनस एस टू इक्वल टू कितना? 0। और सोचो, इसमें भी सोचो, अगर पहले स्पीयर की इक्वेशन है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस 2h1z प्लस c1 इक्वल टू कितना? 0। और दूसरे स्पीयर की इक्वेशन मान लो होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस 2h2z प्लस c2 इक्वल टू कितना? 0। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को अगर मानता S1 और इसकी इक्वेशन अगर मानता कितना? S2, तो पहले तो ये फील करने की कोशिश करो कि S1 माइनस एस टू इक्वल टू 0 एक एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन देगा। S1 माइनस एस टू, तो सोचो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कटता, कौन कौन से टर्म बचते? एक एक्स वाला टर्म बचता, एक वाई वाला और एक जेड वाला। तो ऐसा करने पर क्या क्या बचता? 2x, 2x g1 माइनस का कितना? g2, 2y f1 माइनस का कितना? f2, 2z, 2z h1 माइनस का h2 प्लस c1 माइनस का c2 इक्वल टू 0। ये तो बचता। और सोचो ये और क्या है? प्लेन की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ये प्लेन की ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। में अगर हम S1 माइनस एस टू करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें क्या देगा? वो एक प्लेन की ही इक्वेशन देगा। क्या मैंने इस केस में भी दोनों को टच करने वाला कॉमन टेंजेंट प्लेन, दोनों को टच करने वाला कॉमन टेंजेंट प्लेन इक्वेशन, सोचो यहां भी क्या मिलता अपन को? यहां भी क्या मिलता? S1 माइनस इक्वल टू कितना? 0 ही मिलता। और इस वाले केस में, वाला केस, इस वाले केस में दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करना प्लेन, दोनों के समझ में आ रहा है? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उनसे पास करने वाला जो प्लेन होगा, इसकी भी इक्वेशन कौन देगा? डायरेक्टली S1 माइनस एस टू तो कितना? 0। समझ में आ रहा है? एक पूरा प्लेन बनेगा ना। नहीं नहीं है क्या? यहां तक चार तक डिस्कस हो गई, कहां तक हुई थी चार तक हो गई डिस्कस ना? आधी हुई थी क्या? मैंने 3D के पीआई क्यों बोले थे, कर लिए क्या? 3D के पीआई क्यों बोले थे ना करने को? कर रहे हो नहीं कर रहे? कर रहे? ठीक है, परसों डिस्कस करेंगे।
पास का डेढ़ पे क्यू क्यू है ना, रेडी। कौन से बोले थे, 24 तक बोले थे, 24 से 24 ना। चलो आगे चले दोस्तों। शांत। चलो अगले ना क्वेश्चन से कर लेते हैं। हमारा एक स्फीयर होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 8y माइनस का 6z। बात नहीं करो। 13 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है। और एक प्लेन होता x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल टू कितना, 3। ठीक है। पहला check if plane cuts the sphere or not। बस बात नहीं करो जो। एक स्फीयर की इक्वेशन दी है, एक प्लेन की इक्वेशन दी है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पता करेंगे कि ये प्लेन इस स्फीयर को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसे पता करोगे कि ये प्लेन इस स्फीयर को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा, अगर मान लो ये स्फीयर है और ये मान लो अगर प्लेन होता, अगर ये इस स्फीयर को कट करता तो इसके सेंटर से प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पक्का रेडियस से कैसा आता, छोटा आता। अगर ये प्लेन स्फीयर को कट करता तो स्फीयर के सेंटर से प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता तो जो रेडियस से तो छोटा ही आता ना। तो स्फीयर का सेंटर कितना है, 2,4,3। 2,4, कितना 3, ये आता नहीं आता। रेडियस कितना है इसका, रेडियस कितना है जी स्क्वायर। तो 2,4,3, 2 का स्क्वायर 4, 16, 20, 29, 29 माइनस का 13, 16, 16 का रूट कितना आता, 4। रेडियस कितना है तुम्हारा, 4। आ रहा नहीं आ रहा। अब इसके सेंटर का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, पी कितना आएगा, 2,4,3 का इस प्लेन से डिस्टेंस। तो 2,4 6, 6 माइनस 6 0, यहां से कितना आता 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना आता 3/√6। और 3/√6 तो जो पक्का 4 से कैसा है, छोटा। p इज लेसर देन कितना, रेडियस। therefore plane cuts the sphere। therefore plane cuts the sphere। आ रहा है नहीं आ रहा, सच में नहीं आया क्या, बड़ा सा लॉजिक है ना। अब इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं। अगर मान लो एक स्पीयर है संध्या, अगर मान लो एक स्पीयर है रबड़ का और एक प्लेन अगर उसको काट दे, अगर एक प्लेन उसको काट दे तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा, क्या सोच पा रहे हो, ये एक सर्कल होगा, है। तो हो सकता था पूछ ले फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सोचो एक सर्कल बनेगा, ये सोच पाते नहीं सोच पाते। जो मान लो एक स्पेयर है रबड़ का, चाकू से काट दिया एक, जो पार्ट कट के दिखेगा उसे सर्कल ही तो दिखेगा, करेगा। ये बताओ, मान लो किसी का सर है, ने ऊपर से उसकी मुंडी ऐसी उड़ा दी, ऊपर से जो दिखेगा वो सर्कल दिखेगा, नहीं। अरे
पुतला है। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? देखो इसका एरिया निकालने के लिए तुम्हें सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस। सर्कल का क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस। और इस सर्कल का रेडियस निकालने के लिए तो जो तुम्हें पी पता है और स्फीयर का रेडियस पता है, तो इसका रेडियस कितना आएगा? स्फीयर का रेडियस आर स्क्वायर माइनस का कितना? पी स्क्वायर। स्फीयर के रेडियस में मान लो कैपिटल आर। स्फीयर का रेडियस कितना आएगा? 4, कितना आएगा? 16 माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कितना आएगा? 9 बाय कितना? 6। 96 माइनस का कितना? 9 आएगा 87 बाय कितना? 6। सही ना? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 87 बाय कितना? 6 क्या रह गया? आ रहा है 29 पाई बाय 2। तो ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट इक्वल 0, ये किस चीज का लोकस है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट कितना है? 0 है। मैं आर का लोकस सोचने क्या होगा? तो ये क्या कहना चाहता है? देखो ये समझ में आया, ए और बी तो दो फिक्स पॉइंट होंगे। ए और बी दो कैसे हैं? फिक्स पॉइंट। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, मानते हो? आर एक वेरिएबल पॉइंट है, आर एक वेरिएबल पॉइंट है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर सोचो और कुछ नहीं, ये वेक्टर है। आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर सोचो और कुछ नहीं, ये वाला पॉइंट है। और ये क्या कह रहा है? इन दोनों वेक्टर का डॉट 0 है, मींस इसके बीच में एंगल तुम्हारा कितना है? 90। मींस आर सोचो एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट्स का सेट है ताकि अगर तुम इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो तो इनके बीच का एंगल हमेशा कितना होता है? 90, है ना? आर का लोकस सोचो, तो जो 2D में याद करो, 2D में आर का जो लोकस आता तो जो एक सर्कल आता 2D में, कि देखो आर में कहीं भी रखूं, आर माइनस ए और आर माइनस का बी, इनके जो हमेशा सोचो एंगल कितना होगा? 90 तो होगा। याद करो एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल 90 तो होता है हमेशा। तो आर मैं यहां लूंगा तो भी तो देखो ये 90 बनेगा। आर अगर मैं यहां लेता तो भी कितना होता? 90। आर यहां लेते तो भी कितना होता? 90। बट ये बात किस में होती? 2D में। अगर 3D में चले आऊं तो सोचो सेम टू सेम, सोचो एक पूरा पूरा स्फीयर बनेगा। पहले 2D में समझ में आया, 2D में इसका लोकस एक सर्कल होता। उन सारे पॉइंट आर का लोकस, ठीक है ना, जिसको तुम इससे ज्वाइन करो और इससे ज्वाइन करो तो एंगल कितना है? 90 है। देखो ये भी पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा नहीं आएगा? इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, तो देखो ये भी तो 90 होता है। तो 2D में एक सर्कल आता, बट अगर 3D की जब बात करेंगे तो पूरा पूरा एक स्फीयर बनेगा। और समझ में आ रहा है? उसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट से ए और बी होंगे। दिस इज अ स्फीयर।
with diametric endpoints, a vector and b vector, a vector and या तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि आर वेक्टर को मैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप मान लू, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर को मान लेते हैं ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और सेम इधर आर वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। बोलो तो आई कैप एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस बी वन, क्या तुम्हें दिखता है एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस का बी वन, जे कैप का जे कैप के साथ डॉट तो कितना आता वाई माइनस ए वन इंटू कितना वाई माइनस का बी वन, जेड माइनस का कितना ए वन और जेड माइनस का कितना बी वन। शायद ही जाना पहचाना फॉर्म याद आ रहा हो, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्फीयर। आ रहा है तो आ रहा है नहीं आ रहा? आया इसका था ना, फाइन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन formed by two spheres, formed by two spheres x square plus y square plus z square equal to 9 square plus y square plus z square x minus का 4y का 8z इक्वल टू कितना? तो मैं क्वेश्चन का सेंस क्या है, क्या सेंस है, समझ में आ रहा है क्या हो क्या रहा है इसमें? दो स्पेयर्स का क्रॉस सेक्शन माने क्या? पहला स्पेयर है और दूसरा स्पेयर है, दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, दोनों अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो समझे जो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, समझ, इस साइड जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा तो समझ में आ रहा है वो एक सर्कल बनेगा। तो दो स्पेयर लूं, इसे टकरा दूं, फिर इसको जब तुम देखोगे तो सोचिए गड्ढा हो गया होगा यहाँ पे, दो मुंडी लो टकरा दो, यहाँ चपटा हो गया होगा, चपटा हो जाएगा तो क्या दिखेगा, सर्कल तो दिखेगा, फील करवा देगा, तो ये एक सर्कल दिखता। अब उनको बेसिकली ये तो एरिया चाहिए
कौन सा वाला? यहाँ जो सर्कल बनता, अब ये जो सर्कल बनेगा, अपन उसका अगर एरिया चाहिए तो बेसिकली मुझे इसका रेडियस ही चाहिए। क्या चाहिए? इसका रेडियस। अब इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करें बताओ? तो अच्छी बात क्या है कि मुझे इस पेयर का देखो सेंटर पता है। पेयर का सेंटर कितना है? 0,0,0। इसका सेंटर कितना है? 3,2, कितना? 4। जानते हो? और इसका रेडियस पता है, देखो कितना है? 3। इसका रेडियस रेडियस कितना है? 3, 2, 4, 9, 4, 13, 13 और 16, 29। 29 माइनस का 16, है ना? 29 माइनस का 16, तो इसका रेडियस कितना आता? √13। नहीं आता? पहले तो ये चेक कर लो कि दोनों स्पीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते भी कि नहीं करते। या दोनों स्पीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? या दोनों स्पीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते कि नहीं करते? कैसे चेक करते थे? तो सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो डी कितना अपना? √29 क्या था ना? एंड R1 प्लस R2 कितना है? R1 प्लस R2 कितना है? 3 प्लस √13। 3 प्लस √13, और √13 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं 3.6 मान सकता हूं। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी कितनी है? 6.6। और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू सोचो कितनी होती है? 5.4। अंडर रूट ऑफ 25 से बड़ा है ना? √25 से बड़ा मतलब 5 से ज्यादा। तो देखो डी की वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 से पक्का कैसी है? छोटी है। पक्का दोनों स्पीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब मैं ये रेडियस कैसे निकालूं? ये 2D का क्वेश्चन हो गया इनडायरेक्टली। कैसे करते होता हूं? तो क्वेश्चन बस हो गया, दो सर्कल है भाई, अपन को ये लेंथ निकालना है। ये लेंथ निकालना है R। कितना हो गया? 3। कितना हो गया? √13। चलो, तो इस लेंथ को मैं x मान सकता हूं। ये लेंथ सोचो कितना होता? √29 माइनस का कितना? x। ये होता। यहां से इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 13 माइनस का x का स्क्वायर। और अगर मैं इसमें भी पाइथागोरस लगाऊं, तो r का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 9 माइनस √29, 9 माइनस √29 माइनस x का होल स्क्वायर। बोलो, दोनों को सेपरेट कर दे। देखो आर स्क्वायर मर जाएगा, तो सेपरेट कर देते हैं। आर स्क्वायर कटता तो कितना होता? 0। 13 माइनस का 9 कितना? 4। दिस माइनस दिस, इसको खोलते तो कितना आता? 29 प्लस एक्स का स्क्वायर। 29 प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कटता। चलो, है ना? आ रहा नहीं आ रहा? यहां से कितना था? माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस √29 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 29 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना? 2√29x। गंदा आता। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, ठीक है ना? 2904 कितना? 33। 33 इक्वल टू कितना? 2√29x। 2√29x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 33 बाय कितना? 2√29। अब x मिल गया तो r निकाल सकते हो? r निकाल सकते हो ना? तो आता। ये रखा, है ना? बस ये समझो, हमें ये लेन निकालना था। अब ये लेन निकालने के लिए एक बार हमने पाइथागोरस यहां लगाया, एक बार हमने पाइथागोरस यहां लगाया। इन लॉजिक इसमें तय था।
ठीक है, तो होमवर्क कर ले, करके आए हो ना, होमवर्क लाए थे नहीं आए थे? चलो, अच्छे क्वेश्चन थे, डिस्कस कर लो, कर रही हो। फाइव और सिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, कर लो ना। डाउट्स नहीं है क्या? कितने पकड़ थे? कहाँ से करना है? फोर से? फोर से करना था ना? फोर में कहाँ तक हो गया था? 10 तक हुए थे क्या? 64 में 10 के बाद बताओ, कोई डाउट? सारा सब्जेक्टिव है। 64 में 10 के बाद कोई डाउट हो तो बताओ। 15 रिपीटेड नहीं है क्या? वही ना, रेक्टेंगुलर एक्सिस को घुमा दिया। ये लॉजिक मैंने बताया नहीं था क्या? रेक्टेंगुलर एक्सिस को अगर घुमा दोगे तो क्या चीज सेम रहती थी? याद करो, प्लेन का जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसा होगा? सेम, है ना? अगर कोई रेक्टेंगुलर सिस्टम अगर है तो इसका अगर अभी लेंथ कितना है? p है। अब अगर मैं इस सिस्टम को अगर घुमा भी दूंगा तो भी सोचो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। और बताओ 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ दिस लाइन ऑन द प्लेन। नहीं आया थोड़ा सा? लॉजिक ही नहीं आया कि आंसर नहीं आ रहा? लॉजिक ही नहीं आ रहा। ये लाइन है, अपन को इस लाइन की क्या निकालनी है? मिरर इमेज। इस लाइन की मिरर इमेज अबाउट दिस प्लेन, ऐसा होता। तो तुम्हें अगर लाइन की इक्वेशन पता है, प्लेन की इक्वेशन पता है, तो इसकी मिरर इमेज वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? कैसे लिखते तुम बताओ? सिंपल सी बात है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ले लो, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ले ले, उन दोनों पॉइंट का मिरर इमेज निकाल लो, बन गया मिरर इमेज लाइन। इस लाइन के ऊपर मैं रैंडमली 2 पॉइंट ले लूं, उन दोनों पॉइंट्स का प्लेन की ओर मिरर इमेज निकाल सकते हो। ये दोनों मिरर इमेज लाइन के ऊपर लाई करते हैं ना। अब इस लाइन के ऊपर तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए तो इसकी इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। लॉजिक सोचने की कोशिश करो, देखो सॉल्व तो हो जाएगा, पहले रुको थोड़ा सा। आया नहीं आया? क्या था ऐसा? नहीं आया क्या? और बताओ कि भाई करे ही नहीं करे भाई? पक्का ना? शांत, 5 पे आ जाओ। आने तो दो यार, पहले पहले काफी अच्छा था। पहले भी देखना। शांत, पहले क्या है? A mirror and a source of light are situated at origin and at a point on the OX respectively. तो करना क्या कह रहा है? ये अपना x एक्स से समझ जाओ, एक सोर्स ऑफ लाइट है S जो x एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है, समझ जाओ, और O पे तुम्हारा क्या लाई कर रहा है? अपना एक मिरर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ लाइट से एक रे आती है और टकरा के कट कर जाती है। ठीक है ना? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर आर 1 -1 एंड 1। तो इस मिरर के जो नॉर्मल जो प्लेन होता, नॉर्मल जो लाइन होती, उसका डायरेक्शन रेशियो कितना दे रखा है? 1 -1 और कितना? 1।
तो अपन को डायरेक्शन को साइन बताने किसके, रिफ्लेक्टेड रे के। अच्छा क्वेश्चन था। तो ये अगर सोचो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आ रहा है तो मैं मान सकता हूं कि इसकी जो वेक्टर होता है वो आई कैप होता, बस आराम से। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया कि आई कैप के अलोंग, और करना आई कैप के अलोंग रे आ रही है ना। नॉर्मल वेक्टर तुम्हें दे रखा है 1 -1 और 1, और तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वाला डायरेक्शन क्वेश्चन बताना है। चलो क्या करते हो, क्या कहता है तुम्हारा तेज दिमाग, कहता है कि नहीं कहता? कुछ तो दिमाग लाओ, कुछ तो सोचो यार। क्या पॉइंट्स के देख लो, ये अपन को सिर्फ एक वेक्टर दिया है ना, लाइन की इक्वेशन थोड़ी दी है। शांत जाओ। हाँ वैसे लाइन अपन निकाल सकते हैं क्योंकि ये तुम्हारा ओरिजिन ही है। ये तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन ही है ना, ओरिजिन पे आके टकराया है ना। तो बिल्कुल सही बात है, तुम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो, एक तो तरीका ऐसा है, शांत जाओ, कि इसके में डायरेक्शन को साइन, इसके डायरेक्शन को साइन में एल एम और एन मान लू, बोलो है ना। इसके डायरेक्शन को साइन में कितना मान लो, एल एम और कितना एन, मानते हो। और ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ठीक है ना, ठीक है, दो तरीके से करने के। ये जो वेक्टर होगा वो सोचो इन दोनों वेक्टर के, इन दोनों वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर का लॉन्ग वाला वेक्टर है। जो ये जो वेक्टर होगा, ये दोनों थीटा सेम होगा ना, ये जो वेक्टर है वो दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वाला वेक्टर अपना। तो आराम से, हाँ? तो अगर मैं, ठीक है ना, और अच्छी बात है देखिए, ये मैं एलिमेंट ले रहा हूं तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड करते कितना आता है, L1+1, ऐसे L+1 आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप। दिस वेक्टर, दिस वेक्टर विल बी अलोंग कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और अगर ये दोनों वेक्टर आपस में अलोंग होंगे तो क्या होगा, L+1/1 m अपॉन -1 n अपॉन 1, लिख सकता हूं। और इसको मैं कुछ के लिख दूं, कुछ के लिख दूं, तो L इक्वल टू कितना आएगा, k-1, m इक्वल टू कितना आएगा -k, n इक्वल टू कितना आएगा k। शांत जाओ। और हमें पता है L² प्लस m² प्लस n², L² प्लस m² प्लस n² कितना होता है 1, k-1 माइनस के और k छाप दो यहाँ पे, तो कितना आता है k-1 का होल स्क्वायर प्लस k² प्लस k²। तो 2k² इक्वल टू 1, तो 3k का स्क्वायर माइनस का 2k प्लस 1 से 1 कटता। तो k की देखो दो वैल्यू आती, एक 0 और एक कितना 2/3, 0 और एक 2/3, मानते हो। अगर k 0 होता, गौर करना, अगर k क्या होता 0, तो एल एम एन क्या थे, एल एम एन क्या थे, तो जो -1 0 0 क्या थे, -1 और 0 और 0। और मैं कह रहा हूं ये सोचो नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन कोसाइन नहीं हो सकते। सोचो क्यों, ये सोचो ये भी तो एक्स एक्स के पैरेलल आ गया, ये एक्स एक्स के कैसे आ गया पैरेलल, और उसके लॉन्ग तो इंसिडेंट रे था, तो उसी का लॉन्ग रिफ्लेक्टेड थोड़ी हो सकता है। तो पक्का ये केस कैसा होता, डिस्कार्ड। सेकंड केस क्या होता, k इक्वल टू कितना 2/3, तो k इक्वल टू 2/3 रखते, 2/3 -1, तो उस केस में एल एम एन कितने आते, 2/3 -1 तो कितना आता, माइनस का 1/3, 2/3 और 2/3, -2/3 और 2/3 रहता। ऑप्शन है कैसा, मतलब ये या इसी का नेगेटिव, ये या इसी का नेगेटिव, कौन सा आ रहा है, चलिए आएगा, चलिए आएगा।
समझ में लॉजिक क्या लगा? तो मैंने बस क्या कहा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर के एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर ये होगा, और दो वेक्टर्स के एंगल बाइसेक्टर वेक्टर कैसे निकालते हैं? दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब दोनों को यूनिट वेक्टर बना के ऐड कर दो, और इसको मैंने पहले से डायरेक्शन कोसाइन माना, तो ये पहले से यूनिट वेक्टर है, ये भी पहले से यूनिट वेक्टर था, तो दोनों को सीधा ऐड कर दिया, तो जो वेक्टर मिलता वो उसके अलोंग वाला एक वेक्टर मिलता। और दो वेक्टर अगर एक दूसरे का अलोंग है तो कंडीशन क्या होती है? a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नहीं चलाना। मैंने कहा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का जो एंगल, इन दोनों वेक्टर का जो एंगल बाइसेक्टर होता वो ये वाला वेक्टर होता, और दो वेक्टर्स का एंगल बाइसेक्टर वेक्टर कैसे लिखते हैं? इसको यूनिट वेक्टर बनाओ, इसको यूनिट वेक्टर बनाओ और ऐड कर दो। तो ये पहले से ही यूनिट वेक्टर था, ये पहले से ही यूनिट वेक्टर था, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करूंगा तो ये बनेगा, और ये जो वेक्टर है वो इस वेक्टर के अलोंग है, दिस वेक्टर इज कोलिनियर विद दिस वेक्टर, और दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है? a1/a2 b1/b2 c1/c। इसको मैंने क्या मान लिया? नहीं चला करे, चलो आगे चले, बोलो फर्स्ट का डेली, सेकंड का फर्स्ट डेली, सेकंड चेन्नई, पक्का ना? पूछ लेना है ना? थर्ड का थर्ड चेन्नई आ रहा है, फोर्थ का डेली आ रहा था, पांचवे का आगरा नहीं करे क्या? कौन सा पांचवा? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस दिस एंड दिस। अरे पांचवा नहीं आया? पहले क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़ के समझ में आता नहीं आता क्या बोल रहा है? डायरेक्शन शांत जाओ, कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस। भाई दो लाइंस गिवन है प्लेन के अंदर, प्लेन्स के ऊपर दो लाइन गिवन है, हमें क्या चाहिए? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। दो लाइंस की तुम्हें इक्वेशन गिवन है तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे? दोनों के जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका क्रॉस ले लो, दोनों के जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका क्रॉस ले लो ना सीधा। तो पहले लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना है? 1 1 1। दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना है? 1 1 और कितना d। इन दोनों का क्रॉस लेते हैं, बोलो i के साथ कितना आता? t-1। बोलो -j के साथ। अच्छा तुम लोग को d नहीं मिला होगा ना, ये दिक्कत आई होगी तुम लोग को। ये शायद फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है क्या? t-1 और k के साथ कितना आ रहा है? 0, फर्क ही नहीं पड़ा रे। तो 0 आ गए, दोनों कैसे आ गए? सेम। 1:-1 इस टू कितना? 0। 1:-1:0 आगरा आ गया, नहीं आया। चलो छठवा, छठे का दिल्ली, सातवें का आगरा, आठवें का दिल्ली, ये आ रहे थे ना भाई। नाइन्थ का चेन्नई, 10th का 10 दिल्ली, 11th का 11th बॉम्बे, 12th का दिल्ली, 13 का आगरा, 14 का 14 देखना अच्छा था। Line this makes an isosceles triangle with these two planes। शांत जाओ, शायद लॉजिक ही क्लिक नहीं किया होगा, क्या करना है? किया था क्या? बस बात नहीं करो। मान लो पहला प्लेन है, दूसरा प्लेन है, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये लाइन है, ये तुम्हारी कौन सी है? लाइन है। शांत जाओ, क्या बोला इसने? इस लाइन ने इन दोनों प्लेन के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म किया। शांत जाओ, तो तुम्हें देखना दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है,
और ये दोनों प्लेन इस लाइन के साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो लॉजिक क्या लगाओगे? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो पक्का ये थीटा और ये थीटा कैसा होगा? सेम। तो क्या लॉजिक क्या लगाएं? इनका डॉट इक्वल, बिल्कुल। तो सोचो अगर ये प्लेन और ये लाइन और ये प्लेन और ये लाइन अगर बराबर थीटा बना रहे हैं, तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, सोचो ये एंगल भी तो सेम बनाएंगे। आराम से, अगर इस प्लेन ने और लाइन ने और इस वाले प्लेन और लाइन ने बराबर एंगल बनाया, तो इस लाइन ने और इस वाले प्लेन के नॉर्मल वेक्टर ने भी तो सेम एंगल बनाए होते। तो लाइन और पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, लाइन और दूसरे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल कैसा होगा? सेम। तो लाइन और पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर का कॉस अल्फा कितना था? कॉस अल्फा कितना था? k 2 माइनस 12 और 2 1 और 3 का डॉट, बोलो। तो 2k प्लस 2 माइनस का कितना? 36, माइनस का 36 बाय मॉड ए, ठीक है ना, बाय मॉड ए इंटू कितना? मॉड बी। मॉड बी कितना था अपना? 2 रूट 14 ना, क्या था? और दूसरे प्लेन से एंगल, दूसरे प्लेन से एंगल कितना बनता? इसका नॉर्मल और इसके बीच का डॉट, तो 1 इंटू के, 2 इंटू 2 4, माइनस 3 इंटू माइनस 12 प्लस का कितना? 36 मॉड ए और कितना? मॉड बी। 1 2 और 3, इसका भी कितना था? रूट 14 नहीं आता। और इसका मॉड कैसे होता? सेम। दोनों को इक्वेट कर दें तो देखो ये तो कट ही जाता नीचे वाला पार्ट। यहां से कितना आता? 2k माइनस का 34 का मॉड इस इक्वल टू कितना? k प्लस का 40 का मॉड। समझ जाओ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2k माइनस का 34 इक्वल टू कितना? k प्लस का कितना? 40 प्लस में, समझ जाओ यार, माइनस का कितना? 40। यहां से कितना आएगा? k इक्वल टू कितना? 74। यहां से 3k इक्वल टू माइनस का 6, k इक्वल टू माइनस का 2। कौन सा आता है? कौन में आता है? -2। अंदर ना मॉड लगाना, तो फिर ये वाला केस नहीं मिलेगा तुम्हें, ओके ना? लॉजिक बड़ा सिंपल से लगा दिया, नहीं है क्या? पक्का? बोलो रे कुछ तो। चलो आगे चलें। 14 का बॉम्बे, 15 का आगरा, 16 का, if the lines this and the third line passing through 1, 1, forms a triangle of area कितना? √6 units. Find the point of intersection of third line with the second line will lie on. क्वेश्चन लग रहा है शांत, बस ठीक ना? if the lines x equal to y equal to z, और दूसरा कौन सा है? x इक्वल टू y बाई 2 इक्वल टू कितना? z बाय 3। समझ जाओ, ठीक ना? इन दोनों लाइन की खास बात क्या है कि ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी देखो ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो दोनों लाइंस कहां से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से, मानते हो? इस लाइन का लॉन्ग वाला डायरेक्शन वेक्टर, इस लाइन का लॉन्ग वाला डायरेक्शन वेक्टर कितना है? 1 1 1। और इस लाइन के अलॉन्ग वाला डायरेक्शन वेक्टर कितना है? 1 2 और 3। बोलो। एक थर्ड लाइन है, बात नहीं करो, एक थर्ड लाइन है जो कहां से पास कर रहा है? 1 1 1 से। अगर वो 1 1 1 इस लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, 1 1 1 इस वाली लाइन के ऊपर ही तो लाई करेगा ना? आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना? और इसने जो ट्रायंगल इनक्लोज किया उसका एरिया कितना है? √6। चलो भाई,
तो ये पॉइंट अगर 1,1 है, देखो ये पॉइंट अपन को नहीं पता, इस लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मैं मान सकता हूं कितना, b, 2b, कितना 3b। तो इस लाइन के ऊपर मैंने एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया, है ना। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूं, ये वेक्टर और ये वेक्टर, हाफ ऑफ a क्रॉस b का मॉड, हाफ ऑफ a क्रॉस b का मॉड। ये वेक्टर कितना था, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये वेक्टर कितना था, b, 2b और 3b, i, j और k, हाफ ऑफ दिस। इसका मॉड चाहिए उनको, मॉड चाहिए ना, समझ जाओ। b कॉमन निकाल लू, b बाय 2, i, j, k, 1 1 1 1 2 और कितना 3। तो i कैप के साथ कितना था, 3 माइनस का 2 1, माइनस j के साथ 3 माइनस 1 2, k कैप के साथ 2 माइनस 1 1, इसका मॉड और कितना b बाय 2। बोलो कितना था, 4 और कितना 6, आ गया b √6 बाय कितना 2। बट ध्यान देना, मॉड लगाना मत भूलना। ये कितना है, √6। तो b की वैल्यू कितने आ गई, प्लस माइनस का 2, वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 2। ये पॉइंट कितना था, 2 छापते तो कितना आता, 2 4 और 6, 2 4 और कितना 6, क्या था ना, क्या पूछा गया था, पूछा गया है द पॉइंट ऑफ द थर्ड लाइन विद द सेकंड लाइन, ये पूछा गया है। 2, 4, 6 लाई ऑन, देखो आगरा सही है, 2 4 और 6 बॉम्बे भी सही है, 2 4 और 6 देखो बॉम्बे भी सही है, आगरा एंड बॉम्बे। बात मत करो यार कम से कम यार, ठीक है। इसमें सारा जुगाड़ बेसिकली ये था कि ये जो पॉइंट दिया था 1,1, ये अच्छा था, ये इस लाइन के ऊपर ही आ गया, तो ये वाला वेक्टर अपन को डायरेक्टली मिल गया। और ट्रायंगल का एरिया निकालने का वेक्टर में अपन को एक ही बताया, हाफ ऑफ a क्रॉस b का मॉड। तो एक वेक्टर मिल गया, एक वेक्टर और चाहिए था, तो अपन को ये पॉइंट चाहिए था, तो हमने इस लाइन के ऊपर क्या करा, एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया। पक्का बोल दो, आगे सीन का कितना आ गया, आगरा बॉम्बे 17 का, बॉम्बे 18 का, बॉम्बे आ रहा है 19 का, 19 का चेन्नई पक्का ना, 20 का आगरा चेन्नई, 2 आ रहे हैं क्या, हाँ 2 आएंगे ना, नहीं आ रहा था कि नहीं आता, और भी दीजिए क्या, 6 पे आ जाओ, 6 दिया था ना, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पता है ना, यही तुम्हारी तकदीर लिखेगा आगे, हाँ पता नहीं, पता, याद दिलाना पड़ता बार बार, हाँ क्या बोलना पड़ेगा पता नहीं। चलो शांत, चलो आगे चले, किस पे आ जाओ, पहले का सिटी नंबर 6, पहले का आगरा आगे था, बढ़िया। सेकंड का दिल्ली, थर्ड का हाँ शायद इंटरसेक्टिंग आ रहे थे, चौथे का, चौथे का दिल्ली, जल्दी बोलो, पांचवे का, पांचवे का नहीं आएगा, पूछते भी हो तो तुम लोग सड़ा ही पूछते हो। देखो कंडीशन दैट दिस लाइन लाइज ऑन दिस प्लेन, बस क्या कंडीशन है, ताकि ये जो लाइन है वो इस प्लेन पे लाई करे, बात कम करो।
तो पहली कंडीशन तो देखो, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है, एबीसी। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कितना है, एबीसी। और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कितना है, एल एम और एन, इन दोनों का डॉट कितना होगा, 0। तो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू कितना, 0। ये लाइन इस प्लेन के ऊपर लाई करे तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर का डॉट पक्का 0 होगा। दूसरी कंडीशन, इस लाइन के ऊपर सोचो एक पॉइंट दे रखा है, इस लाइन के ऊपर देखो एक पॉइंट दे रखा है कितना, x1 y1 और z1, x1 y1 और z1। ये प्लेन के ऊपर भी लाई करना चाहिए, ये प्लेन को कैसा करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो x1 y1 z1 को प्लेन में सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। फिर नहीं, नहीं। देखो भाई, अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहे ना तो कंसेप्चुअल तुम गड़बड़ हो। अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सुधर जाओ, है ना। नहीं सुधरोगे तो फिर भाई क्या कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ जो कठिन वाले क्वेश्चन ना बने चलेगा, बट ये सड़े सड़े इजी वाले क्वेश्चन तो बनने चाहिए ना यार। चलेगा। ये 24 आता है चीज का, 24/√61 ये आ रहा था। याद है कि ये नहीं आता, डाउट है क्या। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बस और करना। तो पहली लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 0, और कौन सा 3y प्लस 2z इक्वल टू कितना 6। 3y प्लस का कितना 2z इक्वल टू कितना 6। तो बेसिकली दो प्लेन्स गिवन है, इसलिए क्या गिवन है उनको, दो प्लेन्स। दो प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें, दो प्लेन से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें। पहले क्या निकालोगे, डायरेक्शन। पहले क्या निकालोगे, डायरेक्शन। इसका खोल दे तो 2j माइनस का कितना 3k, j माइनस का 3k, डायरेक्शन आ गई। पॉइंट कैसे निकालते थे, z को 0 छाप दे, z0 यहां z0 यहां, तो y कितना आएगा 2, x0 y2 z0, x0 y2 और z0। इसमें पहली लाइन आ गई, भैया आ रहा है नहीं आ रहा। दूसरी लाइन, दूसरी लाइन कौन सी आती, y इक्वल टू कितना 0 और 3x माइनस का 4z, 3x माइनस का 4z इक्वल टू कितना 12। तो डायरेक्शन आई जे के दोनों के नॉर्मल का क्रॉस, दोनों के नॉर्मल का क्रॉस। इसका खोल लें, 1 के अबाउट, -4i माइनस का 3k, माइनस का 4i माइनस का कितना 3k, डायरेक्शन। z को 0 छाप दे, x कितना आएगा 4, x4 y0 z0, है ना। अब मिनिमम डिस्टेंस कितना आता था, a1 माइनस का a2, मिनिमम डिस्टेंस कितना आता a1 माइनस का a2 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मॉड ऑफ कितना b1 क्रॉस b2, याद है। तो b1 क्रॉस b2 दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस, दोनों की डायरेक्शन का क्रॉस। तो पहले वाले की डायरेक्शन कितने आई, 0 -2 और 3, 0 -2 और 3। दूसरे की डायरेक्शन कितनी आई, -4 0 और -3, आई के साथ 6, -j के साथ 12, k के साथ -8, सही है ना, बोलो सही है ना। और a1 माइनस a2, a1 माइनस का कितना a2, तो दिस पॉइंट माइनस का दिस पॉइंट कितना था, -4 2 और 0 ना, -4 2 और 0। बात नहीं करो यार। तो इसका इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ डॉट, -24 माइनस का 24 0 अपॉन मॉड ऑफ दिस, अपॉन मॉड ऑफ दिस। तो 144 और 144 और ये कितना हो गया 100, तो 244, 244 कमॉड, है ना। देखो 4 बाहर आता ना, तो 4 तो 48 अपॉन कितना 2√61।
आ रहे ना, तो आते हैं तो ऐसे सीधे से शरीफ कौन देखा है आज तक किसी? सबसे दूध के धुल हम ही पढ़ाते हैं, हम तो कोशिश करते हैं। दिन रात एक कर दिया, पढ़ पढ़ के रात पढ़ रहे हैं। सच बताने लग गए ना तो इतनी मार पड़ेगी ना घर पे, साल हो गया अगले दिन। चलो आयत ना, सातवें का, सातवें का डेली, आठवें का, आठवीं का इक्वेशन ऑफ द लाइन, चांद इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो डायरेक्शन तो सब में सेम ही दी है, पॉइंट ही निकालना पड़ेगा, पॉइंट ही निकालना पड़ेगा ना। इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना। चलो दो लाइन दे रखी है, पहले के ऊपर पॉइंट करता दे रखा है 0,0,0। अपन को तो ये पॉइंट चाहिए ना, ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, तो इसके ऊपर याद करो लैम्डा मान ले, कितना था 2 लैम्डा माइनस का 3 लैम्डा और कितना लैम्डा। इस वाली लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट कितना था 3 म्यू प्लस 2 माइनस 5 म्यू प्लस 1 2 म्यू माइनस का 2। तो ये वेक्टर मैं निकाल सकता हूं, आएगा 2 लैम्डा माइनस का कितना 3 म्यू माइनस 2 दिस माइनस का 3 लैम्डा प्लस का कितना 5 म्यू माइनस 1 एंड लैम्डा माइनस का कितना 2 म्यू इसका कितना 2। बात नहीं करो। और ये वेक्टर किसके पहले लाएगा b1 क्रॉस b2 के ना, तो b1 क्रॉस b2 पहली लाइन की डायरेक्शन कितनी है 2 माइनस 3 और 1, दूसरी लाइन की डायरेक्शन कितनी है 3 माइनस 5 और 2, कितना था i कैप के साथ माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 माइनस j कैप के साथ 4 माइनस का 3 1 k कैप के साथ माइनस 10 प्लस 9 माइनस 1 ना, बोलो सही है ना। -1:2 -1:2 -1 मतलब 1:1 आ गया ना। ये किसके पहले आ गया 1:1:1 के ना। तो ये जो वेक्टर आता अपना, ये जो वेक्टर आया ये 1:1:1 के पहले ले, 2 लैम्डा माइनस का कितना 3 म्यू माइनस का कितना 2 इस टू कितना 1 माइनस का 3 लैम्डा प्लस का कितना 5 म्यू माइनस 1 इस टू कितना 1 एंड लैम्डा माइनस 2 म्यू लैम्डा माइनस का 2 म्यू प्लस 2 इस टू कितना 1। एक बार इन दो को इक्वेट कर दूं, एक बार इन दो को इक्वेट कर दूं, तो इन दो को इक्वेट करते तो कितना आता 5 लैम्डा, बात नहीं करो यार, 5 लैम्डा माइनस का कितना 8 म्यू माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। इन दो को इक्वेट करते माइनस का 2 लैम्डा है ना प्लस का कितना 7 म्यू, हाँ बच्चे माइनस का 4 लैम्डा होगा, हाँ माइनस का 4 लैम्डा होगा, सॉरी जाएगा सॉरी, ठीक है ना। तो लैम्डा एलिमिनेट कर देते, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4 का, इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 का, ऐड कर दे तो 20 माइनस 20 कटता -32 प्लस 35 3 बचता -4 -15 -19 म्यू कितना आया 19/3 म्यू 19/3 आता, तो म्यू 19/3 यहां छाप दो 5 लैम्डा इक्वल टू कितना 8 इंटू 19/3 8 इंटू कम जाओ 8 इंटू 19/3 प्लस 1 ना, 8 इंटू 19/3 प्लस का कितना 1, ठीक है ना। कितना आएगा 80 और 72 152 ना, 152 प्लस 3 155/3 5 से कटता, 5 से कटता तो कितना था 31/3। कितने कितने पॉइंट आए, तो एक पॉइंट तो कितना आ गया देखो लैम्डा 31/3 याद रख दो, तो
62/3 टाइप का बॉम्बे से लग रहा है। 62/3 -31 और 31/3 बॉम्बे से ही है। और 19/3 19/3 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, बॉम्बे आएगा। हाँ, नहीं आ रहा है क्या? नहीं, बस बात नहीं करो यार। नहीं, इस वाले पॉइंट से आ रहा है क्या? म्यू वाले से आ रहा है क्या? म्यू वाले से, अच्छा 3 म्यू + 2 है क्या? सॉरी सॉरी, 3 म्यू + 2 है ना, तो 3 म्यू + 2 21 आएगा। -5 म्यू + 1 21 है क्या? हाँ है तो सही, चेन्नई वाला। चेन्नई में आएगा, बॉम्बे और चेन्नई। इस ना एक पॉइंट यहां से पास होगा, एक पॉइंट यहां से पास होगा। अच्छा था। 8वें का बॉम्बे और चेन्नई, भाई आए नहीं आए। 9th का, 9th का बॉम्बे। 10th का, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट टू द प्लेन दिस। ठीक नहीं आ रहे? हाँ, शांत। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है क्या? गौर करना, एक प्लेन दे रखा है, बस एक लाइन सेगमेंट है। अपन को इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन निकालना है इस प्लेन पे। ये लेंथ निकालना है अपन को। तो अप्रोच क्या लगाते? क्या तुम इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे निकाल सकते हो? क्या हम इस पॉइंट का इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना जानते हैं? क्या हम इस पॉइंट का इस प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना जानते हैं? ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहला तरीका ये होता। दूसरा देखना और अच्छा तरीका। चांद, मुझे ये वेक्टर पता है, मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है। मैं इस वेक्टर का इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, इस वेक्टर का इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर पे प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर पर तो जो प्रोजेक्शन निकालना जानता हूं। जो किसी भी वेक्टर का हम किसी भी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना जानते हैं ना, और ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ मिल जाएगा। पता है, ये लेंथ मिल गया तो ये भी तो मिल जाएगा ना, और यही तो प्रोजेक्शन लेंथ होगा ना। तो किसी भी वेक्टर का पॉइंट कौन सा गिवन है? 1 -1 0, 1 -1 और 0, और कितना? -1 0 1, -1 0 और कितना? 1। ये वेक्टर कितना था? माइनस का 2 +1 और कितना? 1। इस वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर कितना है इसका प्लेन का? 2 1 और 6, 2 1 और कितना? 6। तो इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन याद करो कैसे निकालते थे? ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते थे? ए वेक्टर डॉट बी यूनिट कैप। तो इसका डॉट इसके यूनिट वेक्टर के साथ, तो दिस डॉट दिस, -4 -2 और 2 -4, 1 और 1 1, 6 और 1 1, सॉरी 6, और इसका यूनिट वेक्टर तो 36 40 41 क्या था? तो 6 7 4 3 3/√41। बट ये लेंथ ये वाला था, हमें निकालना है ये वाला लेंथ। तो दिस लेंथ का स्क्वायर माइनस दिस लेंथ का स्क्वायर, ये देता। ये लेंथ कितना आता? 6 ना, 6 का स्क्वायर, सॉरी 6 आता ना, माइनस इस वाले लेंथ का स्क्वायर, मतलब कितना? 9 बाय कितना? 41। तो 41 इंटू 6 244, -9 233, 233 बाय 41। कौन सा आता है? बराबर कर दी क्या? 233 क्यों है मेरा? कटता है क्या? सही है ना? कहाँ बचे? 230, हाँ 235 आएगा, सॉरी 44।
है क्या? 244 - 9, चांद 246 आएगा ना रे, सॉरी 246 - 9 आएगा, सॉरी 244 में गड़बड़ कर दिया, 244 लिखा तो है ना। बॉम्बे आ रहा है। अरे पक्का, इसका कितना है बॉम्बे 11th का? डाउट है? क्यों, क्या नहीं दिया? प्लेन? हाँ तो प्लेन दिया ना, तो क्या दिक्कत है? दो, क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वैसे तुम लोग हंस किस पे, अपने आप पे हंस रहे हो कि क्या हो रहा है? ये सेकेंड लाइन समझ में आई नहीं है? ये सेकेंड लाइन, दो प्लेन दिए हैं। सेकेंड लाइन में क्या दिया है? पहला ये जो है ना, ये प्लेन है, ये लाइन नहीं है ना? और ये एक और प्लेन है, z इक्वल टू कितना 2। ये प्लेन बनेगा ना, देखो 3y - x। इससे पहले अपन को लाइन निकालना पड़ेगा। हमारा क्या हो रहा है चांद? अब इससे लाइन निकालते कैसे? i j k, प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल कितना है 0 0 1। इसका 3y - x, 3 और माइनस का 1, देखना बड़ा अच्छा आएगा। -1 के साथ 3i प्लस का कितना j। समझ जाओ, पॉइंट कैसे निकालते? पॉइंट, x को 0 छाप दो, x को 0 छाप, या y को 0 छापते? y को 0 छापते तो -6 -1 -7, माइनस का 7 0, और z कितना है 2। लाइन आती की बात करते यार। ठीक है, ये है ना, बस ठीक है ना मैंने, ठीक है। चलो 12th का तो नहीं आ रहा है, 13 का, 13 का क्या रहा था, आगरा की दिल्ली? नॉन जीरो वेरीफाई की बात करो पीछे यार, अब तो बैठे रहो कम से कम। नॉन जीरो वेरीफाई फॉर विच द लाइन दिस आर कोप्लेनर। ठीक है, समझ जाओ, तो पहले से तो लाइन मिल ही जाएगी, है ना? क्या करना है, बस होता है चांद। कोप्लेनर की कंडीशन लगा दो सीधा, किसी का नहीं आता क्या? अगर आ रहा है क्या, कर लो यार। इसलिए मेरा डिस्कशन करने का मन नहीं करता यहाँ पे। चलो ये वाली डिस्ट्री कर लेना, ईयर वाली डिस्ट्री का लेना, ठीक है ना? ईयर वाली डिस्ट्री कर लेना।